हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हम बात करेंगे आज की शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एयरलाइंस में कंपैरिजन। जो एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की सैलरी होती है फ्रॉम टेक्नीशियन से लेकर के ट्रेनर टेक से लेकर के पूरा फुल स्कोप एम तक। मैंने एक बार इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि नॉन शेड्यूल में क्या क्या सैलरीज वगैरह होती है, लेकिन इनमें अगर कंपेरिजन दोनों में किया जाए तो कौन सा बेटर होगा, किस पोस्ट के लिए कौन सा एयरलाइन ज़्यादा बेटर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा शेड्यूल एयरलाइंस होता है तो एज ए स्टार्टअप, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं कि लर्निंग एज ए लर्निंग फेज बोला जाए तो कहाँ पर ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो हम पहले शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों में कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग टेक के लिए, जो भी ट्रेनिंग टेक होते हैं तो जो भी एसोसिएट टेक होते हैं तो इनकी शेड्यूल एयरलाइंस में जो स्टार्टिंग होती है ये जो है कंपनी टू कंपनी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लाइक हम इसमें एम की भी अगर इंक्लूड कर लें, शेड्यूल नॉन शेड्यूल और एम को भी मैं इंक्लूड कर लेना चाहता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ जहाँ पर भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोग गए हुए हैं, उनको कितनी सैलरी मिल रही है। तो अगर हम एक शेड्यूल एयरलाइंस की बात करें कि एज ए स्टार्टअप जस्ट आफ्टर कॉलेज के बाद कितनी सैलरी पा रहे हैं, तो वो सब जो है सिर्फ देखा जाए तो 8 से 8,500 जो है शेड्यूल में एज ए ट्रेनिंग फेज में जब उनको ट्रेनिंग टेक पोस्ट पर रखते हैं तो उनको इतना दिया जाता है। शेड्यूल एयरलाइंस की बात कर रहे हैं जो हो गई। आपको पता होगा एक ही है जो कि है इंडिगो, और जल्दी शेड्यूल में कोई भी ट्रेनिंग टेक पोस्ट पोजीशन पर रखता ही नहीं है। तो अब इसके बाद अगर हम एम की बात कर लें, एम जो है स्टार्टिंग फेज में कितना देता है, तो एम जो है ये नियरली 10,000 तक पे कर देता है। लाइक एयर वर्क्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको नियरली भी 10,000 तक एज ए ट्रेनी एज ए कॉन्ट्रैक्ट टेक के पोस्ट पर रखा गया है, तो उनको इतना पे किया। वहीं पर हम अगर नॉन शेड्यूल की बात करें तो नॉन शेड्यूल में कुछ ज़्यादा पे नहीं, स्टार्टिंग जब उनकी होती है, जब जस्ट स्टूडेंट पेड होते हैं तो लगभग 5 से 6,000 7,000 कुछ ऐसा उनको दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो एज ए स्टार्टिंग फेज बोलें तो एक एम जो है काफ़ी अच्छा होता है। मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग जहाँ की जाती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा बेस मेंटेनेंस होता है, वहाँ पर लर्निंग के लिए बढ़िया होता है, सब चीज़ें भी काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पर होती है सीखने के लिए आपको। लेकिन अगर वहीं पर हम अगर कंपैरिजन करें शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में, तो मैं बोलूँगा शेड्यूल ज़्यादा बेटर होता है एक स्टार्टिंग के लिए, एक स्टार्टिंग पोजीशन के लिए शेड्यूल काफ़ी बढ़िया होता है नॉन शेड्यूल के कंपैरिजन में। क्योंकि नॉन शेड्यूल में आपको ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं जो कि आपके एविएशन से रिलेटेड ही नहीं होता है, बल्कि शेड्यूल और एम में सिर्फ वही काम आपको करने होते हैं जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, इनमें बैकग्राउंड से जो रिलेटेड होता है। चलिए अब आप दोस्तों बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट पोजीशन, जो नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर टेक की पोजीशन होती है, लाइक जूनियर टेक वगैरह हो गए, तो इनकी लाइक जो अभी ग्राफ था कि सबसे ज़्यादा पेड होता है एम में, और अभी ये देखिएगा ग्राफ जो है सबसे लास्ट में किसका सबसे हाई हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जेटी की, तो जेटी की कुछ सैलरीज फिक्स होती हैं शेड्यूल एयरलाइंस में नीले 20 के आसपास, 20,000 के आसपास। वहीं पर एम में है तो एम में जरूरी नहीं कि 20 हो, आपको 15 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज जो है डिफर करती हैं। तो नियरली आप मान के चलिए कि एवरेज तो 15 ही होता है। और यहाँ पर जो है जो एक जेटी होता है उसको नियरली 14 to 15,000 देते हैं नॉन शेड्यूल एयरलाइंस में, जो आपको जेटी पोजीशन दी जाती है। तो फिर यहाँ पर शेड्यूल जो है काफ़ी आगे हो गया, फिर से देख रहे हैं कि शेड्यूल एयरलाइंस काफ़ी आगे हो जा रही है एज ए सैलरी के मामले में, एज ए स्टार्टिंग पेज में। और हम अगर यहाँ पर टेक की सैलरीज़ की बात करें दोस्तों कि टेक की सैलरीज़ क्या होती है, तो अगर एक टेक्नीशियन की सैलरी बात करें शेड्यूल एयरलाइंस में, तो शेड्यूल एयरलाइंस में जो टेक की सैलरी होती है वो नियरली 25 to 30,000 के आसपास होती है, 25 to 30। और इसके साथ साथ ये जो है आपका मतलब इंक्रीमेंट बिल्कुल टाइम पर देते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम ईयरली वाइज आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम वहीं पर नॉन शेड्यूल की बात कर लें तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे नॉन शेड्यूल एयरलाइंस में देखा जाता है कि 2-2 3-3 साल से सैलरीज ही नहीं बढ़ती हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि नॉन शेड्यूल में एक एमी और एक टेक्नीशियन की सैलरी के बीच में बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लगभग वो 10 टाइम्स भी आप बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है एक टेक्नीशियन के और एक इंजीनियर के सैलरी के। लेकिन ऐसा शेड्यूल में देखा जाए तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उनका बिल्कुल प्रोसीजर वाइज बढ़ता रहता है स्लोली। एम में बात की जाए टेक्नीशियन की सैलरी तो नियरली 20-25,000 तक होती है एक एम जो है। अब हम बात करें कि इंजीनियर या फिर सीनियर, पहले हम बात कर लेते हैं जो सीनियर टेक की क्या होती है। सीनियर टेक की अगर यहाँ पर हम बात करें शेड्यूल एयरलाइंस में तो नियरली 35-40 कुछ इस प्रकार से इनकी सैलरीज होती हैं, क्योंकि इनकी सैलरी जो है डे बाई डे बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। और लेकिन यहाँ पर जो है जो मैं नॉन शेड्यूल में देखता हूँ तो यहाँ पर सीनियर टेक, मतलब अगर सीनियर टेक इन द सेंस आपके पास 5-6 साल है, 7 साल का भी एक्सपीरियंस है, तब भी आपकी सैलरी 25-30 के आसपास देखी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। एक सीनियर टेक को भी है इतनी ही सैलरी होती है। सैलरी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या क्या सैलरीज होती हैं।
अब हम बात कर लें कि एमआरओ में, तो एमआरओ में लगभग कुछ ऐसा ही होता है 25-30 या 35 बहुत ज़्यादा, मतलब 35 आप बोल सकते हो कि सीनियर टेको की सैलरीज। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों एक कैट ए इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। जो कैट ए लाइक B2 कैटेगरी वालों को तो कैट ए बनाया नहीं जाता, B1 कैटेगरी वालों को ही कैट ए बनाया जाता है। तो इनकी सैलरी अगर तीनों में कंपेरिजन करें तो इनकी सैलरी जो है हमारा शेड्यूल एयरलाइंस में कैट ए की सैलरी जो होती है नियरली 6 to 70 आप बोल सकते हैं, 60 to 70। वहीं एमआरओ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब नॉन शेड्यूल की बात करते हैं तो नॉन शेड्यूल में भी लगभग 50 to 60 कुछ इस प्रकार से सैलरी होती है एक कैटे। लेकिन अगर एक फुल स्कोप की बात करते हैं तो इन सभी को पीछे छोड़कर नॉन शेड्यूल बहुत आगे चले जाता है। फुल स्कोप की लगभग 1.5 के ऊपर ही रहती है नॉन शेड्यूल में जो सैलरीज होती हैं। और जो एक फुल स्कोप इंजीनियर बनना नॉन शेड्यूल में थोड़ा ईजी हो जाता है अगर आप सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट पर हैं इन कंपेरिजन ऑफ शेड्यूल एयरलाइंस। तो और यहाँ पर शेड्यूल एयरलाइंस में बात करें कि एक फुल स्कोप की क्या सैलरी होती है 1.2 के आसपास रहती है, लगभग 1.2 to 1.5। और बहुत ज़्यादा लाइसेंस भी ले सकते हो एयरक्राफ्ट का, तो नॉन शेड्यूल ही होता है इसमें आप लगभग हर एक टाइप के एयरक्राफ्ट का लाइसेंस ले सकते हो। लेकिन इस प्रकार से शेड्यूल एयरलाइंस में नहीं होता। शेड्यूल एयरलाइंस में लाइक एयरबस बनेंगे तो एयरबस है तो आप उसी के टाइप का लाइसेंस लेते रहते हैं। तो बेसिकली बात करें जब आदमी फुल स्कोप बनता है तो यहाँ पर नॉन शेड्यूल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उनकी सैलरीज बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है नॉन शेड्यूल में, ना कि शेड्यूल एयरलाइंस में। अगर हम दोनों में कंपेयर करें कम एज में, जैसा कि हम देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में 29 to 30 ईयर के एज वाले जो हैं सर लोग, जो फुल स्कोप है उनकी सैलरी नियरली 2 के आसपास है, 2 लाख, जितना कि बहुत मुश्किल होता है कि शेड्यूल एयरलाइंस में इतनी कम एज में किसी की सैलरी रहे। लेकिन स्टार्टअप बहुत कम होता है नॉन शेड्यूल में। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। आपको समझ में आएंगी चीज़ें। यूजफुल रहा वीडियो, दोस्तों सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।